नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बात होगी महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस की लड़ाई अब उद्धव बनाम राज ठाकरे की लड़ाई में बदल चुकी है। औरंगाबाद में 1 मई को एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रैली से ठीक पहले महाविकास आघाड़ी सरकार ने पुणे में 30 अप्रैल को संयुक्त रैली करने का ऐलान कर दिया है। राज ठाकरे की रैली होगी या नहीं, इस पर अभी असमंजस है। 3 मई को याद कीजिए, महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की राज ठाकरे की डेडलाइन है, वो खत्म हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाली शिवसेना की जगह लेने के लिए राज ठाकरे ने सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हल्ला बोल दिया है। लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाकर महाराष्ट्र में नया सियासी राग छेड़ने वाले राज ठाकरे ने दरअसल एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने यूपी में योगी सरकार ने जिस तरह धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने और उनकी आवाज कम करने का अभियान छेड़ा है, उसकी तारीफ की है। लेकिन इसी की आड़ में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसा। महाराष्ट्र सरकार की तुलना भोगी सरकार से कर दी। राज बनाम उद्धव की ये लड़ाई जिस तरह हर दिन तल्ख होती जा रही है, उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या, जैसा कि राज ठाकरे आरोप लगा रहे हैं, क्या भोगी सरकार कहकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को सीधी चुनौती दी है। लाउडस्पीकर की लड़ाई राज ठाकरे ने योगी से भोगी तक क्यों खड़ी कर दी है? क्या योगी की तारीफ के एमएनएस के बीजेपी के करीब जाने का संकेत है? क्या राज ठाकरे की नजर शिवसेना के हिंदुत्व वाले वोट बैंक पर है? क्या राज ठाकरे की ललकार से महाराष्ट्र का सियासी माहौल खराब होगा? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव जेटली हैं, किशोर तिवारी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, एमएनएस का पक्ष रखने के लिए योगेश खरे हमारे साथ हैं, योगेश देसाले एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और हमारे साथ दानिश कुरैशी हैं एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो किशोर तिवारी आप ही से है। योगी जी की तारीफ और साथ ही वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में तो भोगियों की सरकार है। क्या करें? मैं तो निषेध ही करूंगा इस प्रकार की बातों का। महाराष्ट्र ये पहला राज्य है जिसने सारे के सारे मस्जिदों पे के लाउडस्पीकर और मंदिरों पे के हर जगह धर्मस्थलों के लाउडस्पीकर को लीगलाइज कर उसको इंस्ट्रक्शन देके परमिशन दी है, और परमिशन नहीं रहेगी और परमिशन के कंडीशंस वायलेशन पर कार्रवाई की प्रोविजन की है। अभी भी योगी जी ने वो की नहीं है। योगी जी ने क्या किया कि 150 लाउडस्पीकर एक स्टेज मैंने शो करके उतार कर उसकी वीडियो बनाई। ऐसी कोई ऑर्डर नहीं है उत्तर प्रदेश की, ना कोई उसका फॉलोअप है। मैं अभी बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फॉलोअप करने के लिए सरकार का पक्ष रखने के लिए आए हैं, या आप महाराष्ट्र में सत्ता में भागीदार शिवसेना का पक्ष रखने के लिए आए हैं? सर आपने तस्वीरें नहीं देखी, शायद तस्वीरें नहीं देखी आपने। हो सके तो जरा वो तस्वीरें जरूर दिखाएं, सर को भी दिखाएं, किशोर तिवारी जी को भी दिखाएं। खुश होना चाहिए आपको तस्वीरों को देखकर। सर सुनिए ना। राजू जी चार पांच अपने आदमी से उतार कर उसका क्रेडिट कहाँ ले रहे? तुम्हारे सरकार ने तो कोई आदेश नहीं निकाला, मेरी सरकार ने निकाला। लेकिन मैं एक बात क्लियर करता हूँ, हमारे प्लीज मंदिर में लाउडस्पीकर मंदिर से हटाए जाने की तस्वीरें प्लीज। नहीं, एक बात मैं बता देता हूँ। नहीं सर, आपको पता होना चाहिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए सर। आपको इस तरह से कुछ भी नहीं कहना चाहिए सर। सुन लीजिए प्लीज। पुराने लखनऊ से 400, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी पहली बहस में भी उठाया था। 433 लाउडस्पीकर पुराने लखनऊ से धार्मिक स्थलों से हटाए गए, कई जगहों पर आवाज कम की गई। और बड़ी बात ये, आप लोग तो कर रहे हैं सियासत, आप सब कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने प्रशासन को सहयोग दिया, और जहां से हटाए गए ये लाउडस्पीकर उनमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी। तो आप तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कर लेता हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। हमारे यहाँ भी सब धर्मस्थलों पर आवाज कम करने के लिए कहा गया है। आप अपनी सरकार का पक्ष रखिए ना, आप अपनी सरकार का पक्ष रखिए। आप तो ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का पक्ष रखने आए हैं। अरे भाई, मैं देखो, ये योगी से भोगी जोड़ना, और क्या महाराष्ट्र के उद्धव जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या और बिजली की समस्या। तो आपको बुरा लग गया है कि राज ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है? ये आपको अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अदिति जी
ये राज ठाकरे बीजेपी की बी टीम बन गए हैं, ये बात आज सर्टिफाइड हुई है। आप इनके बीए जो बीजेपी ने किराए से पार्टियां लेके अपनी सत्ता चलाने का देख रहे हैं ना, इनका जमने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में तो कोई भी संप्रदाय के अंदर तनाव निर्माण करेगा और एमएनएस का जमेगी नहीं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार चल रही है। वो तो चली है, 2.5 साल चली और 25 साल चलेंगी। ये तो जनता की मांग पर बनी है ना। कैसी बात कर रही हो? जनता की मांग सर, जनता की मांग पर बनी है सर। मैंडेट क्या था महाराष्ट्र में सर? चलिए जनता की मांग पर बनी है तो मैंडेट क्या था सर? आपने किसके साथ चुनाव लड़ा था? तो एक मिनट अदिति जी, जैसे आपका जनरल नॉलेज में बढ़ा देता हूं, बीजेपी और सेना से हम लड़े थे और हमको इन्होंने मुख्यमंत्री पद देने की बात की थी। नहीं सर, नहीं, मुझे आपको याद दिलाना पड़ा। और अभी आपने कहा ना जनता की चॉइस, जनता की मांग, जनता का मैंडेट तो कुछ और था सर। जनता का मैंडेट तो कुछ और था। कम से कम सर तथ्यों को तो मत आप ट्विस्ट कीजिए प्लीज। एक मिनट अदिति जी, वादा खिलाफी उन्होंने की, पर्याय देना था, पर्याय देके हमने बहुत सक्षम सरकार चला रहे। नहीं, जनता का मैंडेट मत बताइए प्लीज। आप कहिए कि आपने जो आपका प्रीपोल अलायंस था वो आपने तोड़ दिया, आपने सत्ता के लिए दूसरी ऐसी पार्टियों से अलायंस कर लिया। एक बात कर लूं। हाँ सर, सच बोलिए ना सर। नहीं, एक बात कर लूं। ये भाई से भाई लड़ाकर बीजेपी महाराष्ट्र में दंगे फैलाना चाहती है, ये अनुचित बात है। ये राजीव जेटली जी भी अब आप जनता के मैंडेट से भाई को लड़ाना चाहती है बीजेपी। राजीव जेटली, आपका जवाब, भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं आप? नहीं, आज राज ठाकरे जी ने जो हमारी सरकार की तारीफ करी है, ऐसा नहीं कि उद्धव ठाकरे जी अपने बंद कमरे में नहीं सोचते होंगे। बंद कमरे में बैठ के और कांग्रेस को याद करके वो गाना जरूर गाते होंगे कि तूने जो गम दिए हैं वो मंजूर हो गए, यूं तेरे इश्क में हम मजबूर हो गए, इतने तबाह हुए कि हम मशहूर हो गए। ये अकेले में तो गाते होंगे राज ठाकरे जी। उन्हें मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी भोगी है ये मालूम पड़ जाए। राजीव जी, हाँ, हम क्या भोगी है? हम क्या? ऐसा नहीं है कि आदित्य जी के साथ, अरे किशोर जी, नहीं है कि आदित्य जी के साथ ये डिस्कस नहीं करते होंगे कि हम कहाँ फंस गए, हम अपनी विचारधारा से अलग हट गए हैं, हम तो वो बात भी नहीं कह पा रहे जो हमें कहनी चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या करके दिखाया और हम कितने मजबूर हो गए कि हम अपने ही प्रदेश के अंदर अपनी नीतियों को छोड़कर मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाते फिर रहे हैं। हटाते नहीं, लगाते फिर रहे हैं और लगाते फिर रहे हैं। और उसके ऊपर भी अगर आपके परिवार से ही आवाज निकल कर आती कि आपके ही परिवार से निकल के आती कि आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए यही बात तो कही राज ठाकरे जी ने कि आप भोगी हो गए। योगी बनिए ना, योगी बनिए। महाराष्ट्र की सरकार आपसे आदित्य जी उन्हें बोल तो लेने दीजिए। 30 सेकेंड्स उन्हें बोल लेने दीजिए सर। मैंने आपको काफी टाइम दिया, मैंने आपको इंटरप्ट किया क्योंकि आप फैक्ट से दूर थे। उन्हें वो आपके पॉलिटिकल आरोप से ही जवाब दे रहे हो। जवाब देने के लिए मैं वापस आपको मंच दूंगी। बोल लेने दीजिए। 30 सेकेंड्स राजीव जेटली प्लीज। अरे किशोर जी, मुझे तो बोलने दीजिए। अभी तो ना रमजान, अभी तो अजान नहीं चल रही है, अभी तो मैं बोल सकता हूँ, मेरी आवाज पहुंच जाएगी आप तक थोड़ी देर के बाद। देखिए तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे साहब को एहसास नहीं है, उन्हें भी एहसास है। उनकी मजबूरी है, वो तारीफ नहीं कर सकते हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें मालूम है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 11,000 लाउड स्पीकर हटाना और 35,000 लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करना। और सुनिए, उतार कौन रहा है? देखिए आप जो वीडियो में भी दिखा रहे हैं ना, उतारने वालों के चेहरे देखिए और खुशी खुशी उतार रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बेहतर कदम उठाया गया ये और निष्पक्ष तरीके से उठाया गया है। वो हिंदू और मुसलमान के मैटर पे नहीं उठाया गया। सबसे बड़े हिंदुओं के धार्मिक स्थल के ऊपर से भी ये प्रतिबंध लगाया गया है कि इस वक्त पे लाउड स्पीकर के हिसाब से लाउड स्पीकर में ये आरती और भजन नहीं किए जाएंगे। आरती और भजन केवल हमारे मंदिर के अंदर उसकी आवाज आनी चाहिए, बाहर लोगों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तो एक बात तो देखिए, राज ठाकरे जी अगर कह रहे हैं तो उद्धव ठाकरे जी को मान लेनी चाहिए। हमारी तारीफ मत करिए, हम नहीं कह रहे कि हमारी तारीफ करिए, कम से कम इतना तो करिए कि महाराष्ट्र की जनता को जवाब दे दूं। कानों के पर्दों को कमेंट मिलूंगी योगेश खरे का। योगेश खरे ये कह रहे हैं, शिवसेना कह रही है कि भाई को भाई से लड़ा रही है बीजेपी और आप बीजेपी की टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी अपना फेलियर छिपाने के लिए अभी ये भाई से भाई की बात किधर से आ गई? आपकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, हमारे विचार अलग है, आपके विचार अलग है। आप अपना फेलियर छिपाने के लिए अभी भाई से भाई की बात कर रहे हैं। जो
योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया, आप अभी बोल रहे थे कि हमने ये नियम लगाए, किधर डायरेक्शन लाने वाले पूरे भोगी गिना दो। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोगी है? क्या गुजरात के मुख्यमंत्री भोगी है? अरे आपके 17 राज्यों के मुख्यमंत्री भोगी है? अरे भाई सिलेक्टिवली बात मत करो। आपके बोलने पर थोड़ी चलेगी, आपके बोलने पे हमारी सरकार नहीं चलेगी। मैं अभी बता रहा हूँ, अरे आपके बोलने पे सरकार नहीं चलेगी, आपके बोलने पे सरकार नहीं चलेगी। योगेश करे, बोलो शिवराज चौहान भोगी है, बोलो मोदी जी भोगी है। मोदी जी ने तो नहीं हटाए, मोदी जी ने तो कोई आदेश निकाला नहीं। अरे आप दूसरों को बोले ना, आप हमको क्या बोल रहे? आपने उनकी सुपारी ली, लेकिन आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो आप। नहीं, ये अभी आपका फिल्म छुपाने के लिए हम भी टीम हो गई है, हमने सुपर। अरे आप अपना काम कीजिए ना, आपने काम किया क्या? 19 में मुझे खराब बोल रहे थे। अरे 19 में महाराष्ट्र बोल रहे थे, 22 में हमको खराब बोल रहे। 19 में उनको ऊपर ही बोल, 22 में हमको डायरेक्शन लाएगा, आपने डायरेक्शन हमारा कुछ जमने वाला नहीं है। अरे मेरी बात और योगेश खरे, आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो बाद में क्लैरिटी नहीं आएगी। योगेश खरे 30 सेकेंड्स बात पूरी कर लीजिए और उसके बाद योगेश देसाई प्लीज दीजिए ना, ये बात नहीं करते दे रहे। हाँ बोलिए ना सर, बोलिए 30 सेकेंड्स में बात पूरी कीजिए सर। ये हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर लड़ाई हो रही है। किशोर जी, महाराष्ट्र में आप लाउड स्पीकर के बारे में डायरेक्शन लाने वाले थे, लाए के डायरेक्शन? इधर है डायरेक्शन। और राज ठाकरे साहब ने जो बात सही है, जो बात पूछा है तो मुझे बोलने दो। किशोर तिवारी जी पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए सर, प्लीज पहले बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको जवाब देने के लिए मंच दूंगी, प्लीज उससे पहले नहीं सर। राज ठाकरे साहब ने जब अच्छी बातें हुई है तो उसका प्रशंसा की है। जब मोदी साहब ने 370 हटाया तब प्रशंसा की थी, जब उन्होंने उनका काम चूक गया था तो उन्होंने आलोचना की थी उनकी। तो ये बात नहीं है। और ये बी टीम सी टीम का मतलब, बी टीम सी टीम का आप मत बताइए। आप अपना काम तो ठीक ढंग से नहीं कर रहे। अब जवाब दीजिए किशोर तिवारी अब जवाब दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर पूरी एक्शन हो चुकी है, पूरे रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं, लाइसेंस कर दिया गया है, कुछ भी इलीगल रखा नहीं है। ये योगेश करे कि इंफॉर्मेशन अप टू डेट नहीं है। ये लोग है ना टीवी पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहे हैं, ये टीवी और पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। इनको जनता का आधार बिल्कुल नहीं है, इनको जनता का आधार बिल्कुल नहीं है। महाराष्ट्र में लॉ चल रहा है, अजान का मसला, अजान लाउड स्पीकर का मसला केवल वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक बीएमसी के नजर रख के नहीं है क्या? बीएमसी के चुनाव पे नजर रख के है कि नहीं है? तुम झूठ नहीं बोलते, कितने इलीगल लाउड स्पीकर आपने उतारे? योगेश तुम झूठ नहीं बोलते, तुम राजनीति कर रहे हो नहीं कर रहे? तुम राजनीति कर रहे हो नहीं कर रहे? बताओ तुम राजनीति कर रहे, मुझे तुम गंदी राजनीति, हिंदू मुसलमान लगा रहे हैं ना, राजनीति कर रहे, आप राजनीति कर रहे। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं ना, आप गलत काम कर रहे हो। आप कबूल करो आप गलत काम कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र में अशांति फैलाना चाहते हैं। अगर आप भी कानून हाथ में लेंगे तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा, ये याद रखो। यहाँ पर आपको बाला साहब का राज है, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की भूमिका थी से उसमें से आपने मुंह फेर लिया है अभी। और आप क्या, और मुझे अपडेट कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड योगेश देसाले, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? आपकी सरकार पर ये बार बार तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, बार बार। अभी आपने सुना योगेश खरे सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए आपने कितनी मस्जिदों पर, कितने कहां से लाउड स्पीकर हटाया है? आपका जवाब? किशोर तिवारी तो जवाब दे नहीं रहे थे। पूरी बात मैडम मैं कमिटमेंट चाहूंगा, मैं पूरी बात जब तक कर लूं तब तक कोई बीच में। देखिए महाराष्ट्र में 2019 के इलेक्शन के बाद जो कुछ परिस्थिति है, आपने पहले बोली कि जिनको मैंडेट मिला और जिनको मैंडेट नहीं मिला वो आज सत्ता में है। जिनको सत्ता से बाहर किया गया उनको लग रहा है कि ये सत्ता अपने हाथ से चली गई।
महाराष्ट्र सरकार कैसे अस्थिर किया जाए, महाराष्ट्र को कैसा बदनाम किया जाए, हर बारी से ये इन्होंने कोशिश करने के बाद ये कुछ भी नहीं इनसे हो रहा। ईडी, सीबीआई, उसके बाद इनकम टैक्स, ये सब संस्थाएं का वापर कराने के बाद भी महाराष्ट्र में कुछ फर्क सत्ता जाने के लिए पड़ा नहीं। तो फिर अभी क्या हो गया, राज ठाकरे जी को इन्होंने आगे कर दिया। मेरे को एक बात आप बोलिए, ये जो लाउड स्पीकर की राजनीति महाराष्ट्र में ये सब तरफ चल रही है, ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है भाई एक आध राज्य का या देश का कि लाउड स्पीकर तुम बजाओ या हम नहीं बजाए? महंगाई का सब्जेक्ट लिया, महंगाई के पहले पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, इस पे अगर कोई बोलेगा ना तो उस पे चर्चा आपके हिसाब से मुद्दा नहीं है सर? नहीं, कैसे मुद्दा नहीं हो सकता है सर? ध्वनि प्रदूषण सर आप बोलेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ऐसे भाषण के लिए नहीं है ये मंच सर, भाषण का मंच नहीं है ये, पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बायस नहीं करना, कोई बायस नहीं कर रहा है सर, कोई बायस नहीं है। मैंने इतनी ही बार किशोर तिवारी को भी टोका है, उतनी ही बार राजीव जेटली को भी टोका है। आप सर, आप मुझे डराइए नहीं सर, डराइए नहीं मुझे, मैं सवाल पूछना मेरा काम है। आपके हिसाब से ध्वनि प्रदूषण मुद्दा नहीं है? हम इतना महत्व नहीं देते, राज ठाकरे को हम इतना महत्व नहीं देते जितना आप दे रहे हो। राज ठाकरे ने 2019 को महाविकास आघाड़ी की तरफ से आप ये बताइए ध्वनि प्रदूषण आपके लिए मुद्दा है या नहीं? मैं तो आपसे राज ठाकरे को लेकर सवाल भी नहीं पूछ रही हूँ सर, मैं ध्वनि प्रदूषण को लेकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपके लिए मुद्दा है या नहीं है? आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ मैं। अभी आपने कहा इन मुद्दों को तो हम ध्यान ही नहीं देते। कनेक्शन नागपुर में है, लाउड स्पीकर बंबई में और उसका कनेक्शन नागपुर में है। महाराष्ट्र का गवर्नमेंट अस्थिर करने के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन कैसा लागू होगा और उसके बाद ये जो लोग बैठे हुए सत्ता के ऊपर टक्कर, सत्ता लेने के लिए जो टपके बैठे हैं, इनको सत्ता कैसे मिलेगी? सवाल पूछ रही हूं, आप सुन नहीं पा रहे सर सवाल, ये सवाल का जवाब नहीं आपके पास। आगे किया गया जवाब राज ठाकरे को महाराष्ट्र में एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की वजह से लोग देखने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। इनको कोई भी दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए सर, दूसरों को सर्टिफिकेट मत दीजिए, दूसरों को सर्टिफिकेट मत दीजिए। योगेश देसाले कह रहे हम नहीं देते राज ठाकरे को। मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात पूरे होने दीजिए। मैं किसी के अंदर बोला नहीं। योगेश करे से जवाब लीजिए, योगेश करे के भाषण का मंच नहीं है सर, आपको पता होना चाहिए। ये बोल रहे हैं राज ठाकरे साहब को महत्व नहीं देते और पवार साहब 2-3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर एनसीपी का नेता इस पे बात कर रहा है, राज ठाकरे साहब की बात कर रहा है और ये महत्व नहीं देते। यहाँ पर महंगाई है, डीजल पेट्रोल की महंगाई है, गैस की महंगाई बढ़ गई है। अगर हिम्मत हो कीजिए ना, इस पे चर्चा करिए और आप भी इस बातों पे तो हिम्मत हो जाए। महंगाई है ना, और तो कीजिए ना, तो हमारी हम सब महंगाई से जूझ रहे हैं। राज ठाकरे तो उनको ईडी वाले उठा के लेके जाएंगे, ये हिम्मत नहीं है राज ठाकरे में। अरे राज ठाकरे साहब ने खुद चल के गए ईडी के पास, उनको जो क्वेश्चन बोले उनके उत्तर दिए उन्होंने, भागने गए थे, भाषा बदल गई, भाषा बदल गई, तब से ईडी के पास चल के गए ना, नहीं तो कोहिनूर टावर गिरा सकते। आपको मैं याद दिलाता हूँ, राज ठाकरे साहब लाउड स्पीकर का मुद्दा 2018 से उठा रहे हैं, आपको मालूम नहीं है? जो पहले थी राज ठाकरे जी का लाउड स्पीकर पहले भाजपा, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस और सेना की तरफ हो गया। जो खुद के भाई का नहीं हुआ वो दूसरों का क्या होगा? और अरे ये भाई की बात किधर ला रहे हैं? हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, ये राजनीति का मुद्दा है, ये भाई का। दानिश कुरैशी, यहाँ पर सवाल ये है, जिस सवाल का जवाब अभी एनसीपी के प्रवक्ता ने नहीं दिया, बड़ा सवाल ये है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर बात होती है, लेकिन हम देखते हैं महाराष्ट्र में अलग लेवल की सियासत शुरू हो जाती है, लाउड स्पीकर का भी धर्म ढूंढ लेते हैं। देखिए अदिति जी, मैं तो एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के नमक का हक अदा कर रहे हैं। शायद आपको याद हो तो 2011 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब वो गुजरात के स्टेट गेस्ट हुआ करते थे। वो कौन से प्रोटोकॉल से थे आज तक कोई नहीं जानता।
वो स्टेट गैस की कैपेसिटी में आ नहीं सकते थे, सारी दुनिया जानती थी। उसके बावजूद भी बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट्स दिए गए थे टू ट्रीट एज अ स्टेट गैस। अब आप मुझे बताइए कि इतने पुराने रिश्ते हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें महंगाई की बात कहां से राज ठाकरे करेंगे? अच्छी बात है, करें वो लाउड स्पीकर की, उनको लगता है ध्वनि प्रदूषण अब महंगाई के प्रदूषण से ज्यादा है, उनको लगता है कि ध्वनि प्रदूषण पेट्रोल के प्रदूषण से ज्यादा है, उनको लगता है कि अजान का प्रदूषण और किसी धार्मिक के प्रदूषण से उनको ऐसा लगता है। तो आप मुझे बताइए कि उनको उनके नमक का हक अदा तो करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा राजीव जेटली। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इतनी आपको लगता है चिंता है कि दूसरे विषयों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो इस काम को आपको कर देना चाहिए था। सबसे पहला तो इनिशिएटिव उद्धव ठाकरे साहब को लेना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि भैया जल्दी से जल्दी हटाया जाए ये लाउड स्पीकर जो तंग कर रहे हैं दुनिया को, ये लाउड स्पीकर जो महाराष्ट्र की जनता इरिटेट हो रही है जिस बात से, बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि कितने परेशान है वहां के लोग, अगर फिर भी अपनी आंख और कान बंद करके बैठे और सुनना ही नहीं चाहते, ऐसे में कोई अगर बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस तरीके के कदम उठा रही है वैसे कदम आपको भी उठाने चाहिए, आपको भी योगी बनना चाहिए, आपको भोगी नहीं बनना चाहिए। भोगी बनने का मेरा मतलब सिर्फ केवल इतना है क्योंकि जब आप सब कुछ अपना सरेंडर कर चुके हैं केवल एक सत्ता के लिए, केवल एक सत्ता के सुख के लिए, तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितने बुरे हालातों से महाराष्ट्र की जनता निकल रही होगी, क्या क्या अपेक्षाएं रखी होंगी उन्होंने। जैसा अदिति जी आपने खुद बताया किस एजेंडे पे चुनाव लड़ा गया था, किस एजेंडे पे आप आ गए, और चलो आप आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इतना दबाव क्यों महसूस करते हैं कांग्रेस और एनसीपी का कि आपने अपनी सभी नीतियों को सैक्रिफाई कर दिया, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी। आपने कहा आपके हिसाब से आपसे जो कह रहे थे, उन्होंने ये कहा थोड़ी देर पहले एनसीपी के प्रवक्ता ने कि मुद्दा महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है लेकिन कंट्रोल ये नागपुर से हो रहा है, ये आरोप लगा रहे थे वो। अरे ये नागपुर से, सऊदी अरेबिया से हो रही है, महाराष्ट्र निर्धारित करेगी, तो महाराष्ट्र में जनता निर्धारित करेगी। ये जो कल्चर आया है लाउड स्पीकर का, ये कहां से आया है? और इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के बजाय आप ये कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, आज तक जो कदम उठाए गए थे इस तरीके की गतिविधियों के खिलाफ, वो किसने उठाए थे? वो जो शिवसेना थी, वो सेना जो सड़कों पर उतरती थी, क्या उस सेना को आपने घर बिठा दिया? कोई नई सेना लेकर के आए? किशोर तिवारी आपका जवाब, किशोर तिवारी जवाब दीजिए। देखो राजू जी, हमने हमारा हिंदुत्व नहीं त्यागा। मैं तुमको बोल देता हूँ, राजधर्म होता है, हमारे मुख्यमंत्री राजधर्म का पालन कर रहे हैं, ये बात ठीक है कि हमने हमारे राज्य के अंदर हमारी 30% की पार्टनरशिप है, 70% के हमारे और भी साथी है, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ कि हम यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। पार्टनरशिप चल रही है, हम तो सोच रहे सरकार चल रही है। अरे टका है, 30% में तो आ गए ना, अरे 30% मैं एक मिनट पूछ रहा हूँ ना आपसे पूछ रहा हूँ कि राजू जी, जिन्होंने भोंगे नहीं उतारे तो आपके मध्य प्रदेश में नहीं है और गुजरात में नहीं है और भाजपा शासित बहुत राज्यों में नहीं हुआ है, तो सब लोग क्या भोगी है? क्या वहां योगी नहीं है? देखो, योगी भोगी, घी से घी लगाना, ये पॉलिटिकल स्टंट है राज ठाकरे का, और ये आपको जमीन नहीं देगा आपकी भी गरिमा पे। लड़ाई करवाई जा रही है। अब आप बताइए, आप खुद ही लड़ रहे हैं, अब उनको पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। वो उद्धव साहब के भाई है, तो अब आप लड़ाई आप खुद करवा रहे हैं। एक मिनट में बात कर रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। योगेश ने बराबर बताया कि ईडी की नोटिस क्या मिली, वो भैया आपके सैया बन गए। भैया हमारे आपके सैया बन गए। इतनी हल्की बात नहीं सर, मर्यादित तरीके से बात और तार्किक तौर पर ये बात। अनुज अत्रे हमारे साथ है। अनुज अत्रे, भाई को लड़ा रहे हैं आप? देखिए, हम कौन होते हैं लड़वान? ये तो जो देश में लड़ाई का काम करते हैं है ना। ये राज ठाकरे योगी की तारीफ करते हैं, आपकी सरकार को कोसते हैं। आपके गठबंधन में उद्धव ठाकरे हैं, बीजेपी की बी टीम आप राज ठाकरे को बताते हैं, तो भाई को भाई से ही लड़ा रहे हैं, आप सभी लड़ा रहे हैं एक्चुअली।
नहीं, वो तो तभी लड़ चुके थे जब बीजेपी की साथ थे, सत्ता में थे। उनका तो झगड़ा पहले ही हो चुका था और वो पहले ही अपने उनकी राहें अलग थी। और राजनीति में देखिए कोई किसी का भाई बंद नहीं होता, ये तो हमने देखा है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से राजशाही परिवार देखे हैं कि जिसमें माताजी किसी और दल में थी, बेटा उनका किसी और दल में था और पुत्र उनका जो है पोता वो किसी और दल में था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का सिंधिया परिवार आपको याद होगा। तो ये तो सब मुझे लगता है ये एक चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि आज देश में हालात क्या हो रहे हैं। आज देश के हालात ये हैं कि धार्मिक मसले पैदा कर लिया कीजिए सर। राहुल गांधी ट्विटर पर और आप आकर डिस्कशन में, जो एक डिस्कशन का मुद्दा है सर, मैं उस पर आपसे बात कर रही हूं और उस डिस्कशन का मुद्दा ये है, राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार को भोगियों की सरकार बता रहे हैं। उस पर आपका जवाब? देखिए मैं देता हूं आदित्य जी जवाब। निश्चित तौर पे ये प्रोग्राम आपका है, डिस्कशन का एजेंडा तय करना आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैं आपके एजेंडा के डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूं। ज्वाइन करना, आपको टॉपिक बता दिया जाता है, वो आपका प्रेरोगेटिव है सर। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि पैनलिस्ट मुद्दे पर रहेंगे। तो अनुज जी आप मुद्दे पर आइए और जवाब दीजिए। मैं आज देश के मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि देश में आज किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। आज मूलभूत मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। आज हमारे देश के हालात क्या हो रहे हैं? राहुल गांधी को भी बताते हैं, जब महंगाई पर रैली हो रही थी तो वो तो सच्चे हिंदू और नकली हिंदू का फर्क समझा रहे थे सर। ये आपने राहुल गांधी को बताया था? देश में चर्चा इस समय सबसे ज्यादा यही इस देश में चर्चा होनी चाहिए जनता पार्टी, लेकिन फिर देश में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उस ऐसी रैली में जो महंगाई पर हो रही है उसमें क्या असली हिंदू और नकली हिंदू का फर्क समझाया जाना चाहिए? ये सवाल भी है ना सर। तो इसलिए बेहतर होगा मुद्दे पर आ जाए सर प्लीज। आते ही 30% चुप हो गए। देखिए 70% के आते ही 30% चुप हो गए। उसका जवाब देना भी इनको आवश्यकता है। 70% के पार्टनरशिप आ गए, पार्टनर आ गए अब यहाँ पे। अब देखिए उन्होंने आपकी बोलती बंद कर दी। तो ऐसे एहसास होता था, कितनी एनर्जी थी आपके पास, अभी कितना जोर जोर से बोल रहे थे। तो एक बात का एहसास तो हो गया कि आप 30% के पार्टनर हैं, 70% वाले तो वो है, तो जो अपनी बात को रख पा रहे हैं। लेकिन आप तो अपने एजेंडे से अलग हट गए ना। आप तो ये भी नहीं बोल पा रहे कि हमारा भी विचार ऐसा है कि हम भी ऐसा सोचते हैं कि ऐसा किया जाए। ठीक है 70% की मजबूरी है उस चक्कर में। लेकिन इनकी सरकार से आपको डर लगता है? आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं ना राजीव जेटली। आपको महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, ये डर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है? ये लगातार महाविकास आघाड़ी आप पर भी आरोप लगा रहा है। खैर मेरा सवाल अनुज अत्रे से था। अनुज अत्रे आपका जवाब जल्दी से प्लीज। देखिए मैं बहुत 2 लाइनों में अपनी बात करूंगा कि जहां सियासत धार्मिक मसले पैदा करे उस देश की हालात आप सोच लीजिए, क्योंकि सियासत का काम धार्मिक मसले हल करना होता है, वो देश महान होता है। और जहां सियासत जो है धार्मिक मसले पैदा करे उस देश को आप समझ लीजिए कि किस तरह के हाथों में चल रहा है। और वही आज वर्तमान में हो रहा है कि हमारे देश में सियासत में जो है धार्मिक मसले रोज पैदा किए जा रहे हैं, रोज जनता को आपस में भिड़ाया जा रहा है, रोज 70 और 30 के नाम पे, 80-20 के नाम पे, और कहीं हिजाब और कबाब और हलाल के नाम पर लड़ाया भिड़ाया जा रहा है। लेकिन इसलिए नहीं करा जा रहा है कि कहीं जनता इनसे नौकरियों की बात ना पूछ ले। जो अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि 45 करोड़ इस देश की आबादी ने जो है नौकरी और बेरोजगार का बात करना छोड़ दिया है। यही चाहते हैं कि उस पर ध्यान ना जाए। सर सुनिए, अभी आप कह रहे थे धर्म की बात कर रहे थे, आप तो शिवसेना के साथ सरकार चलाते हैं, उनके हिंदुत्व को लेकर आपकी क्या राय है? असली हिंदू है शिवसेना या नकली हिंदू है? मैं कांग्रेस के साथ हिंदू होना असली, किसी भी धर्म का किसी भी मजहब का हो, असली होना चाहिए। मुखौटे वाला और जो है मुंह में राम बगल में छुरी वाले नहीं हिंदू हमें चाहिए इस देश में। मुसलमान भी हो तो सच्चे मुसलमान चाहिए, हिंदू भी। अच्छा तो डिसाइड कर लीजिए फिर आप शिवसेना के हिंदुत्व के साथ है? एक सेकेंड, जस्ट फॉर क्लैरिटी, शिवसेना के हिंदुत्व के साथ है कांग्रेस पार्टी? हम शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत वहां महाविकास आघाड़ी की सरकार। आप थोड़ी देर पहले धर्म की बात कर रहे थे, अब शिवसेना के हिंदुत्व को लेकर सवाल पूछा तो आपने लाइन ही चेंज करने की कोशिश की। सर एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पर रहिए ना सर, एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पर रहिए। अभी आपने कहा तो सर जवाब दीजिए मुझे कि आप शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, उसके हिंदुत्व के साथ है या नहीं है? उसका जवाब हाँ है या ना? कांग्रेस की जो सरकार कांग्रेस की शर्तों पर चल रही है, कांग्रेस के मिनिमम कॉमन एजेंडा के तहत। किशोर तिवारी जी कह रहे हैं कांग्रेस की शर्तों पर सरकार चला रहे हैं आप। किशोर तिवारी जी सरकार का एजेंडा क्या है? इनकी शर्तों पर सरकार चला रहे हैं आप। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। अनुज अत्रे जी,
बराबर बोल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास जो मोदी का एजेंडा है उसको सही रूप से हमने लिया है और हम चाहते हैं मोदी जी के लिए तो बहुत बड़ी जीत है कि उनके विरोधी उनका एजेंडा ले रहे हैं, उनका स्लोगन ले रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। अपने साथियों से तो पूछ लीजिए आपके इस कमेंट से वो सहमति रखते हैं या नहीं। अरे मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात नहीं करने देंगे, हमारा झगड़ा मेरी पूरी बात नहीं करने देंगे, हमारा झगड़ा होने वाला नहीं है। हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय किया है, उसमें किसान, वंचित, आदिवासी इनका विकास है और लोगों के आर्थिक समस्या छुटाने का है और महाराष्ट्र की समस्या छुड़ाने का है। ये लाउडस्पीकर लेके दूसरे के लाउडस्पीकर लेके दंगे कराने का नहीं है। आप समझते क्यों नहीं? हम दंगे कराने वालों में तो से नहीं आपके विरोधी कहते हैं कि आपका झगड़ा होने वाला नहीं क्योंकि आप सबका तो एक ही एनिमी है, एक ही दुश्मन है, वो है नरेंद्र मोदी और आपको चलानी है सत्ता, आपको चाहिए कुर्सी, तो आपकी सत्ता की मजबूरी है, तो इसलिए आप लोगों का तो झगड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है, अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को मैं वापस आऊंगी। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को यूपी पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, जिसे यूपी पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया गया। मस्जिद में आपत्तिजनक सामान फेंकने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य आरोपी महेश मिश्रा है। पुलिस 4 और आरोपियों की तलाश कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश, ये साजिश अयोध्या में, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा नाकाम कर दिया गया। पुलिस ने मस्जिद में आपत्तिजनक सामान फेंकने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 आरोपियों को तलाश कर रही है। 26/27 की रात में एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया था और उसके पीछे पूरा ये मकसद था कि अपने जनपद की शांति व्यवस्था को प्रभावित किया जाए और शहर में जो शांति है, जो अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, जिस तरह की शांति और अपराध पे नियंत्रण है, उसको डिस्टर्ब किया जाए। इसको लेकर के कुछ लोगों ने एक साजिश की और उसके तहत 3 लोगों ने मस्जिद के सामने 26/27 की रात में आपत्तिजनक चीज़ें डाली और ये बहुत अच्छी बात रही कि पुलिस की तत्परता से और लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से उन चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। 11 लोग इस घटना में शामिल थे, जिसमें मुख्य अभियुक्त, इसका मास्टरमाइंड महेश मिश्रा था। 7 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। 4 अभियुक्त शेष हैं, उनको भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। तो यूपी पुलिस ने अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 4 की तलाश जारी है। और इस वक्त कई खास मेहमान एक बार फिर से ये महाराष्ट्र में भोगियों की सरकार का आरोप लगा रहे हैं राज ठाकरे और उसी पर किशोर तिवारी, जल्दी से आप बात पूरी कर लें। हाँ, मैं मेरी पूरी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर कभी बीजेपी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हम इतने अच्छी तरीके से सरकार चला लेंगे। और जब महाराष्ट्र में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सरकार चल रही है, जिसने कोरोना में, जिसको वर्ल्ड ने सहारा, पंतप्रधान ने भी सहारा की, यहाँ के मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ के बीजेपी को पचा नहीं है और ये बेचैनी है। और राजू जेटली जी, बेचैनी का मैं कारण बताता हूँ कि महाराष्ट्र नहीं, किशोर तिवारी जी बीजेपी ने नहीं, ये तो किसी ने नहीं सोचा था कि शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला सकती है, तो किसी ने नहीं सोचा था। तो आपने बहुत, जो कई लोगों के जहन में नामुमकिन था, उसे आपने मुमकिन कर दिखाया। लेकिन राजीव जेटली, आप लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, जवाब ले लीजिए सर। आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे, जिस तरह से हमलावर रही शिवसेना कांग्रेस पार्टी पर या गांधी फैमिली को लेकर, उसके बाद इस तरह से आप सरकार चला लेंगे, ये इसकी कल्पना किसने की होगी? लेकिन राजीव जेटली, जो उनका सवाल है किशोर तिवारी का, उसका जवाब जल्दी से। नहीं, वो तो मराठी देगा, वो तो मराठा देगा जवाब। मराठा ने किसको वोट किया था, किस लिए वोट किया था, क्या एजेंडा था उनका, किस भावनाओं के साथ वोट किया था, क्या चाहते थे, वो सब दरकिनार कर दिया। अब आप तो, किशोर जी ने इस बात को बोल भी दिया है कि हमारा कितनी हिस्सेदारी है आपस में, और हिस्सेदारी दिखती भी है आपकी। हिस्सेदारी ना होती तो शायद मराठी और महाराष्ट्र की जनता खुश होती और उनको पता चलता कि ईमानदारी से कम डिलीवर तो किया जा रहा है। अरे मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ना भी सरकार बनाई होती, आपने कांग्रेस के साथ बनाई होती, एनसीपी के साथ बनाई होती, कम से कम अपनी शर्तों पे तो काम कर लेते।
आप तो कंबल उड़ के बैठ गए हैं पूरी तरह से, आप तो छुप रहे हैं यहाँ पे। जहाँ बात होती है कि भाई हम लोग दुखी है, हमारे कानों में बुरी ठीक है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.